अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, नजीब इन केमिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, हमने केमिकल बॉन्ड के हवाले से एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किया है, जिसमें हमने पहले केमिकल बॉन्ड है क्या, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसी तरह हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को 4 टाइप में क्लासिफाई किया: कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसी तरह मेटालिक बॉन्ड। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटालिक बॉन्ड के हवाले से। इसमें हम मेटालिक बॉन्ड है क्या, यानी इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसी तरह एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है, और इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड जिन सब्सटेंसेस में होता है उनकी खसूसियात क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक बॉन्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसी तरह हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड के हवाले से, और उसके साथ साथ मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में फ़र्क क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं, मेटालिक बॉन्ड है क्या, मेटालिक बॉन्ड के डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। याद रखें, वो बॉन्ड या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस और सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। एक मेटल के स्ट्रक्चर में हर मेटल एटम के वैलेंस शेल से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से निकल जाते हैं, जो फिर पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। तो उन हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉनों और जिन एटमों से ये इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी वो अब पॉजिटिव आयन होंगे, यानी अब वो कैटायन होंगे, उन कैटायन और इन फ्रीली मूविंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इन एटमों के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब चूंकि दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से निकल गए हैं एटम के एटमॉस्फेयर से, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में हर एटम के इर्द गिर्द घूमते हैं और पूरे स्ट्रक्चर में चक्कर लगा रहे होते हैं। एटम से जाते हैं, फिर वापस उसी एटम की तरफ आते हैं। तो चूंकि अब एक एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज़्यादा हो, तो अब वो एक पॉजिटिव आयन होगा, यानी एक कैटायन होगा। तो उस कैटायन और इस मूविंग इलेक्ट्रॉन, इस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। आप यूं भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस अट्रैक्शन को कहा जाता है जो दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान होता है, यानी एक पॉजिटिव कैटायन और इलेक्ट्रॉन। चूंकि दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं, इन दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेटल कैटायन और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन वो इलेक्ट्रॉन जिनका फिक्स पोजीशन मालूम ना हो, क्योंकि अब ये एटमों के वैलेंस शेल से निकल चुके हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर में घूम रहे होते हैं, यानी इनका कोई भी फिक्स पोजीशन या जगह मालूम नहीं होता। इसलिए इनको हम कहते हैं डीलोकलाइज। डी मीन डिफिशिएंसी, लोकलाइज मीन लोकेशन का, यानी अपनी जो वो इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन का डिफिशिएंसी रखते हैं, जो अपने लोकेशन का डिफिशिएंसी कमी रखते हैं, जिनका कोई भी मखसूस जगह मालूम नहीं, जो पूरे स्ट्रक्चर में हर एटम के इर्द गिर्द घूम के फिर वापस जिस एटम से निकले होते हैं उसी के पास फिर वापस घूमते हुए इस तरह पूरे स्ट्रक्चर में हर एटम के सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं। तो इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब स्ट्रक्चर में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं तो बिल्कुल इस तरह लग रहा होता है जैसे एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन
और इन पॉजिटिवली चार्ज केटाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड कब बनता है? जब मेटल के स्ट्रक्चर में मौजूद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और मेटल केटाइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं क्या? मेटालिक बॉन्ड। अब आते हैं, ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ द मेटालिक बॉन्ड डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड कंसिडर कर ले, ये एक सोडियम एटम है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से मैं उसका न्यूक्लियस शो कर रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो ये एक सोडियम एटम है, ठीक है। अब हमें पता है सोडियम एटम चूंकि पीरियड 3 में है, तो इसलिए इसमें मेन शेल कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल बताता है, ठीक है। और ये चीज़ भी हमें मालूम है कि एक एटम के पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह इसके सोडियम के पास चूंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिए, जब सोडियम एटम इस तरह आइसोलेटेड होता है, यानी कोई भी दूसरा एटम उसके करीब नहीं होता, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरतीब से अरेंज होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा सोडियम एटम इसके सराउंडिंग में आता है, यानी इसके इर्द गिर्द माहौल में आता है, तो उससे इस सोडियम और उस दूसरे सोडियम एटम के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन क्रिएट होते हैं। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों सोडियम एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लॉस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसका पहला शेल दूसरे सोडियम एटम का, ये उसका दूसरा शेल और ये उसका तीसरा शेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इसी तरतीब से ही अरेंज है जिस तरह से एटम ए में अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसी तरह बाकी 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन फिर वैलेंस शेल में। आखिरी शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके भी वैलेंस शेल में है। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो न्यूट्रल सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर चूंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहा जाता है, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 11 है। अब जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान 2 तरह के फोर्सेस बिल्ड होते हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी ये दोनों एटम एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। और एक और फोर्स भी इन दोनों के दरमियान बिल्ड होता है, उसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ रिपल्जन या रिपल्सिव फोर्स, जिसमें एक एटम भी दूसरे को रिपल कर रहा होता है, दूसरा भी दूसरे को रिपल कर रहा होता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज। हमें पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये एटम, इस एटम के इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहे होते हैं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहे होते हैं। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके वैलेंस शेल से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसके वैलेंस शेल से भी ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट आउट हो जाता है। आखिरी शेल को, इस बैरोनी यानी सबसे बाहर वाले शेल को हम नाम देते हैं वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। और इन इलेक्ट्रॉनों को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, एटमो से बाहर निकल से। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद से फॉर एग्जांपल मेटल के स्ट्रक्चर में कई सारे सोडियम में एटम होंगे, ठीक है। और सब जब अपना
वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे तो सबसे फॉर एग्जांपल क्या बन जाएंगे, मेटल केटाइन बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे सोडियम एटम है, ठीक है, ये सारे से फॉर एग्जांपल क्या है, सोडियम एटम है। इसी तरह ये भी से फॉर एग्जांपल क्या है, सोडियम एटम। एम इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, हम मेटालिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो सोडियम चूंकि मेटल है तो एम से मुराद मेटल, और यहाँ पे ये मेटल हमारे पास किस फॉर्म में है, मेटल केटाइन की शक्ल में है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन की शक्ल में। इलेक्ट्रॉन और एक अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेटल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेटल का स्ट्रक्चर है। अब चूंकि हमने कहा था कि यार ये चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, ये भी से फॉर एग्जांपल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, ये भी, इसी तरह ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं होता कि एटम ने लॉस किया तो उसके ही अपने सराउंडिंग में होगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन याद रखिए इस तरह भी आ जाएंगे, पूरे स्ट्रक्चर में इस तरह घूम के जाएंगे और एटम के इर्द गिर्द या केटाइन के इर्द गिर्द। इसी तरह ये इस डायरेक्शन में भी आ सकता है और ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। मतलब कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन हम नहीं दे सकते कि लाजिमन इलेक्ट्रॉन इस तरफ ए से जाएंगे, यानी ए से गए फिर ए से फिर ए से, नहीं, हर डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये ए से भी जा सकता है, इसी तरह ये से फॉर एग्जांपल ए से जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इस पूरे स्ट्रक्चर में घूम रहे होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम को एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, एक दूसरे के साथ अटैच कर सकता है। वो कैसे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अब इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो गए। इस तरीके से बन जाता है मेटालिक बॉन्ड। तो याद रखिए, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे होते हैं, इन मेटल केटाइन को एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे होते हैं। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान या दो से ज्यादा एटम के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और मेटल केटाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डेवलप हो जाए या बिल्ड हो जाए या बन जाए, ऐसे बॉन्ड को हम नाम देंगे मेटालिक बॉन्ड। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जिन जिन सब्सटेंसेस में होता है उनकी खसूसियात क्या होंगे। पहला जो खसूसियत है मेटालिक बॉन्ड का, मेटल क्या है, मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और किसकी, हीट की। मेटल की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, गुड होता है, यानी गुड कंडक्टर है मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ठीक है, और हीट के। अब क्यों मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, याद रखिए, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, या सिंपली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। से फॉर एग्जांपल सी वायर में फ्लो करता हुआ इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस मेटल स्ट्रक्चर की तरफ आता है, या से फॉर एग्जांपल ये एक वायर है जिसमें एटम, मेटल एटम इस तरीके से अरेंज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉन इस करंट को यहाँ तक, इसी तरह ये यहाँ तक, इसी तरह ये यहाँ तक, इस तरह पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा होता है, कंडक्ट हो रहा होता है, ठीक है। किसकी मदद से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से। करंट वसूल किया इस इलेक्ट्रॉन ने, वो इस यहाँ तक कंडक्ट कर लेता है, फिर इसी तरह इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से वो पूरे स्ट्रक्चर में क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। इसी तरह ये गुड कंडक्टर है हीट के, वो भी इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किन की वजह से, इन नॉन मेटल क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि नॉन मेटल में क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से। यहाँ पे चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह मेटल क्या होते हैं, मालेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेटल में मॉलेबिलिटी और डक्टिलिटी पाई जाती है। मालेबल का क्या मतलब है, मेटल के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये थिन शीट भी अब इसके बनाए जा सकते हैं, इनको हम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम फोल्ड कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है। इसलिए
मेटल की इस खसूसियत को कहा जाता है मालेबिलिटी, यानी उसके ऊपर फोर्स लगाने से अगर वो शीट में कन्वर्ट होते हैं, इसी तरह वो फोल्ड होते हैं, बेंड होते हैं, मोल्ड होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी कहलाता है मालेबिलिटी। ठीक है, और क्यों मेटल में मालेबिलिटी क्यों पाई जाती है, क्यों इन पे फोर्स लगाने से इनको आप थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इनको आप बेंड कर सकते हो, याद रखिए वो वजह है इनके जो मेटल एटम के लेयर्स होते हैं, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। इस स्लाइडिंग की वजह से मेटल पे फोर्स लगाने से वो क्या होते हैं, शीट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड होता है फोर्स अप्लाई करने से, इस वजह से मेटल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह मेटल में डक्टिलिटी पाई जाती है। डक्टिलिटी क्या है, मेटल को हम फोर्स लगा के इसी तरह हीट की मदद से उनको थिन वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वायर की शक्ल मेटल को देना ये कहलाता है इस मेटल की डक्टिलिटी। क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। अब मेटल डक्टाइल क्यों होते हैं, क्यों उनकी तारें बन सकती है जबकि एक नॉन मेटल की उसी तरह के तारें नहीं बन सकती। मेटल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये क्या है, ये डक्टाइल है। ठीक है, इसी तरह मेटल लस्ट्रस होते हैं, यानी जब इन पे लाइट पड़ता है तो ये चमक जाते हैं। क्यों मेटल चमकते हैं, याद रखें, जब से फॉर एग्जांपल ये एक मेटल एटम है, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेटल के ऊपर जब लाइट टकराता है तो लाइट एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस एनर्जी की मदद से ये इस ग्राउंड लेवल से यानी अपने एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। फिर जब वापस अपने ही एनर्जी लेवल में आते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया होता है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वापस क्या कर लेते हैं, वापस इमिट कर लेते हैं। एच न्यू से हम एब्जॉर्ब और इमिटेड एनर्जी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू, एच प्लैंक कंस्टेंट, न्यू उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो मेटल लस्ट्रस क्यों होते हैं, क्योंकि जब उन पे लाइट पड़ता है उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्प्शन की मदद से वो अपने लेवल से हायर लेवल में चले जाते हैं। फिर जब वापस हायर लेवल से इस लोअर लेवल में आते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस क्या कर लेते हैं, इमिट कर लेते हैं। वो एनर्जी फिर हमें किसकी शक्ल में नजर आ जाती है, ब्लू की शक्ल में नजर आ जाती है। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होते हैं क्योंकि इन में मेटल केटायन और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए जब हम इनको पिघलाते हैं तो भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं, और जब इनको बॉयल करते हैं यानी इनको बुखारात में कन्वर्ट करते हैं, इनके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल करने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है या हीट देना पड़ता है। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद पे डिपेंड करता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद पे डिपेंड करता है। जितना किसी एटम के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही वो अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, और उतना ही मेटल आयन, मेटल कैटायन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, जैसे हर सोडियम अपने सराउंडिंग को एक इलेक्ट्रॉन देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन हर मैग्नीशियम एटम अपने सराउंडिंग को 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने कैटायन के साथ ज़्यादा होगा बनिस्बत एक इलेक्ट्रॉन और अपने मेटल कैटायन के दरमियान अट्रैक्शन से। इसी तरह एल्यूमिनियम फिर 3 इलेक्ट्रॉन देता है अपने सराउंडिंग को, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम एटम और उन फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा बनिस्बत किसके, मैग्नीशियम के, और मैग्नीशियम में ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके, सोडियम के। तो जितना किसी मेटल एटम के आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही वो अपने सराउंडिंग को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, उतना ही उनका जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा
क्या होगा, डेंस होगा, यानी कसाफत इलेक्ट्रॉनों की उनके इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी। और जितनी इलेक्ट्रॉनों की कसाफत यानी डेंसिटी मेटल केटाइन के सराउंडिंग में ज़्यादा होगी, उतना ही इन मेटल केटाइन और उन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह साइज ऑफ मेटल एटम पे भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ मेटल एटम, साइज ऑफ मेटल एटम पे भी डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ। जितना मेटल एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, उतना ही उसकी न्यूक्लियस और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा। से फॉर एग्जांपल एक ये एटम है और एक ये एटम है, तो इधर देखो, इस एटम की न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस चूंकि कम है, इसी तरह बनिस्बत इस एटम के जितना मेटल एटम की न्यूक्लियस और इस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, उतना ही दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो कहाँ पे अब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, याद रखिए सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बड़ा है किससे, एल्यूमिनियम से। तो मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किसमें, मैग्नीशियम में, किससे, सोडियम से। और इसी तरह एल्यूमिनियम में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किससे, मैग्नीशियम से। ठीक है, तो जितना मेटल की न्यूक्लियस और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होगा। और कब डिस्टेंस कम होगा, जब इस मेटल एटम का साइज छोटा होगा। ठीक है, और ये चीज़ याद रखें, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, एटॉमिक साइज कम होता जाता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, यानी मेटल जो एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट से राइट की तरफ छोटा हो रहा है, तो इसलिए मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा सोडियम से, एल्यूमिनियम में स्ट्रॉन्गर होगा किससे, मैग्नीशियम से। ठीक है, इसी तरह मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो किस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, वो मेटल एटम पे जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। अब से फॉर एग्जांपल सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव। जितना चार्ज ज़्यादा होगा, उतना ही इस मेटल केटाइन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से भी आप ये कह सकते हो कि क्यों एल्यूमिनियम का मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मैग्नीशियम के मेटालिक बॉन्ड से, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 यूनिट है, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 यूनिट है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं क्यों मैग्नीशियम का मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है सोडियम से, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और उसकी बनिस्बत सोडियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज ऑन केटाइन या चार्ज ऑफ केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन, तो ये 3 वो रीजंस है या वो वजूहात है जिसकी बुनियाद पे मेटालिक बॉन्ड या तो वीकर होगा दूसरे की बनिस्बत, या एक सब्सटेंस का मेटालिक बॉन्ड दूसरे की बनिस्बत स्ट्रॉन्गर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के दरमियान फ़र्क क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से या की वजह से, जबकि आयनिक बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नंबर 2 दूसरा फर्क क्या है, मेटालिक बॉन्ड मेटल और मेटल एटम के दरमियान बनता है, यानी एक मेटल और दूसरे मेटल एटम के दरमियान बनता है। मेटल जैसे एक सोडियम दूसरे सोडियम, एक एल्यूमिनियम दूसरे एल्यूमिनियम, एक कॉपर दूसरे कॉपर, एक आयरन एटम दूसरे आयरन एटम के दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनता है, यानी मेटालिक बॉन्ड मेटल एटम्स के दरमियान ही बनता है। जबकि आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है, जैसे सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, सोडियम क्लोराइड बनता है। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। तो इस तरह बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह
मेटल अपने सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अगर हम उनका सॉल्यूशन बनाते हैं या उनको पिघलाते हैं। क्यों ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते? याद रखिए, क्योंकि जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आयन फ्री हो जाते हैं, फिर उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होता है। उन चार्जेस की मोबिलिटी की बुनियाद पे या की हरकत की मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होता है। जबकि सॉलिड स्टेट में जब ये होते हैं तो इनके आयंस अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं और इनके स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए फिर वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर के मेटल कैटायन अपनी जगहों पे फिक्स है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहे होते हैं और अपनी हरकत की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, इसी तरह मेटल मालेबल और डक्टाइल होते हैं, यानी इन पे फोर्स लगा के इनकी शीटें बनाई जा सकती है, इनकी वायरें बनाई जा सकती हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या है, हार्ड होते हैं और इन पे फोर्स लगा के इनको मोल्ड, फोल्ड या बेंट या इनकी शीटें नहीं बनाई जा सकती, इनकी वायरें नहीं बनाई जा सकती। इन पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाते हैं, यानी ये ब्रिटल है। ब्रिटल मीन अगर आप एक चीज़ के ऊपर फोर्स लगाओ, उस फोर्स की वजह से वो टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाए। टुकड़ों में बंटने का जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिलिटी या उनका वो नेचर ब्रिटल नेचर कहलाता है। ठीक है, ब्रिटल होते हैं यानी वो टुकड़ों में बंटते हैं जब हम उन पे फोर्स लगाते। तो ये 4 डिफरेंसेस है बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक अपने तमाम दोस्तों क्लास के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नया लेक्चर आते ही आपको पता चले। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से। थैंक यू।